औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। हम कर रहे थे IKMC 2023 IKMC 2022 का पास्ट पेपर और हमने करना है आज क्वेश्चन नंबर 22 से। तो कोशिश मेरी ये होगी कि मैं एंड कर दूं। ठीक है, इस वीडियो में एंड नहीं हो सका तो इंशाल्लाह आज मैं इसके सारे क्वेश्चंस करके इसको फारिग कर दूं। लेकिन बीच में ब्रेक होगा। अब मैं 2021 का पेपर 2 दिन में या 3 दिन के बाद स्टार्ट करूंगी। ठीक है, लेकिन मेरे मूड का कुछ नहीं पता क्योंकि आई लव मैथमेटिक्स और मुझे इस तरह के क्वेश्चन पसंद हैं, लेकिन थकन बहुत हो जाती है इनमें। ठीक है, तो बीच में जो है हम उर्दू पे थोड़ा सा काम करेंगे, 9th और 10th की तशरीहों को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी काफी काम बच गया है। ठीक है, तो अब हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? वो कहते हैं, आप इसको जस्ट एक मिनट इसको रीड करें, स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करें, रीड करें। ठीक है, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। तो वो कहते हैं जी हमारे पास 8 टीम्स हैं और फुटबॉल टूर्नामेंट है और हर टीम जो है दूसरी टीम के अगेंस्ट एक मैच खेल रही है और जस्ट एग्जैक्टली 1 ही मैच खेल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई 2 मैचेस एक टीम के अगेंस्ट खेल ले। अब हर मैच में क्या हो रहा है, विनर को 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं और जो लूजर को कोई पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, और कह रहे हैं कि इफ अ मैच ड्रॉज, अगर एक मैच ड्रॉ होता है तो सबको एक एक पॉइंट मिलता है। यानी हमें ये पता चलता है कि अगर कोई मैच का फैसला होता है तो एक टीम को 3 मिलेगा, एक को 0 मिलेगा। यानी पॉइंट सिर्फ एक टीम के हिस्से में आएंगे। ये चीज समझने वाली है। और अगर एक मैच ड्रॉ होता है ना तो दोनों टीम्स के हिस्से में पॉइंट्स आएंगे। यानी नंबर ऑफ मैच जो ड्रॉ हुए हैं ना उनकी तादाद हर हाल में इवन होनी चाहिए। यानी जो इवन हम स्कोर करेंगे ना, यानी जो ड्रॉ मैचेस का स्कोर है वो हर हाल में 2 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्रॉ होने की सूरत में एक टीम को पॉइंट मिले। क्लियर? अब वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट ऑब्टेन किए ना ऑल टीम्स ने, सारी टीम्स यानी जो 8 टीम्स ने प्ले किया उनका टोटल का स्कोर 61 है। अब वो कह रहे हैं कि वैसे बड़ी कोई नालायक टीमें थी। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट द चैंपियन टीम, यानी जो विनिंग टीम है, चैंपियन है, उसमें से कौन सा टोटल है जो इसका हो सकता है। अब देखने में तो सारे ही लग रहे हैं कि 61 टोटल है, तो भाई 21 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। ठीक है, और 18 भी हो सकता है। पहले इसके 2 तरीके हैं। इसके 2 तरीके ये हैं कि पहले या तो मैं स्कोर को तोड़ लूं या मैं इसके क्वेश्चन की प्रॉब्लम को एनालाइज कर लें। हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को पहले एनालाइज कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 8 टीम्स हैं और हर टीम ने एक एक मैच खेला है। हर टीम के अगेंस्ट एग्जैक्टली 1 मैच खेला है, यानी 2 मैचेस नहीं खेले। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ मैचेस? स्कोर हमें गिवन है, टोटल मैचेस का स्कोर 61 है, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं? हम जज कैसे करेंगे कि कितने मैच जीते गए हैं और कितने ड्रॉ हुए हैं? ठीक है, लूज मैच को हम इसलिए नहीं काउंट करते कि भाई अगर कोई मैच लूज हुआ है तो एक टीम ने तो विन किया ही है उसको, तो दूसरी टीम को स्कोर मिल गया। यानी हमने नंबर ऑफ विन मैचेस ढूंढना है और नंबर ऑफ ड्रॉ मैचेस को कैलकुलेट करना है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। नंबर ऑफ मैचेस, हर टीम जो है एक मैच खेल रही है अपनी दूसरी टीम के अगेंस्ट, तो टोटल टीम्स 8 है, तो मैक्सिमम एक टीम जो मैचेस खेलेगी वो 7 होंगे और दूसरी टीम के पास 6 मैचेस होंगे। अगली टीम 5 मैचेस खेलेगी, अगली 4 खेलेगी, 3 खेलेगी, 2 खेलेगी, 1 खेलेगी और जो आखिरी 8वीं टीम बचेगी उसके पास कोई मैच नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इन सब में उनका टोटल ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे कि आखिरी टीम 0 मैच खेलेगी। ठीक है, क्लियर हुई ये बात कि आपको समझ आई है या दोबारा बताऊं? देखें, अगर टीम्स हैं 8 टीम्स हैं और 8 टीम एक एक मैच खेल रही है तो अपने अगेंस्ट तो वो मैच नहीं खेलेगी, तो वो 7 मैचेस ही खेलेगी। अगली टीम है, एक टीम ने तो अपने अगेंस्ट उसका मैच कर लिया। अगर आप यहाँ को भी 6 को भी 7 कर देंगे तो इसका मतलब कि एक टीम ने 2 मैचेस खेले और हर टीम एक ही मैच खेल रही है दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं नंबर को डिक्रीज करती गई हूँ। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको तो फौरन समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक, अब इन सबको टोटल करने 7, 6, 5 और आप इसको फॉर्मूले से भी टोटल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इनका टोटल आएगा 28। यानी आपके पास 28 मैचेस हैं और उनका स्कोर 61 ये आपको गिवन है। अब अगर आप इसमें से निकाल लें कि नंबर ऑफ मैचेस विन कितने हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस आपके, मैं जस्ट इसको पहले रेज कर लूं पर ओहो, वेयर इज द रेजर, रेजर रेजर रेजर, इसको मैं रेज करूं। ठीक है, मेरा पास यहाँ जगह हो जाएगी। ठीक है, अब
28 मैचेस है, 61 हमारे पास स्कोर है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि मैचेस कितने विन हुए। मैं फर्स्ट करती हूँ कि 7 मैचेस जीती है, क्योंकि यहाँ हमें ऑप्शन ए से यही पता चल रहा है कि कोई टीम है जो 7 मैच जीत गई, तो हाँ ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई टीम 7 मैचेस जीतती है तो विनिंग स्कोर हो गया 21, यानी 3 7 तो 61 टोटल स्कोर है। अगर मैं 61 में से 21 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 40 का मतलब ये हो गया कि 40 जो है ड्रॉ मैचेस का स्कोर है। इसका मतलब 20 मैचेस हैं जो ड्रॉ हुए हैं, और मैंने कहा 7 मैचेस विन हुए हैं, तो 7 प्लस 20 कितने हो गए, 27। लेकिन भाई मेरे पास तो नंबर ऑफ मैचेस 28 थे, तो ये भी नहीं हो सकता ना मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब मैं फर्स्ट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो विनिंग मैचेस हैं वो 6 हैं, तो 6 का मतलब 18 स्कोर। तो 61 में से जब मैंने 18 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 43। 43 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कभी भी ड्रॉ मैचेस का स्कोर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों टीम्स को एक एक स्कोर, एक एक नंबर मिलना है, एक एक पॉइंट मिलना है, तो ये स्कोर तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि 5 मैचेस विन हुए तो उसका मतलब 15 स्कोर। 61 में से 15 को आपने माइनस किया तो आ गया आपके पास 46। 46 का मतलब आपके पास 23 मैचेस जो है वो ड्रॉ हुए हैं। तो 5 मैचेस विन हुए हैं, 23 ड्रॉ हुए हैं, तो स्कोर टोटल मैचेस कितने हो गए, 28। तो 28 मैचेस ही तो मेरे पास यहाँ पे बन रहे हैं। इसका मतलब 5 मैचेस विन हुए हैं, ठीक है, 5 मैचेस विन हुए हैं और 23 ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5 विन हुए और 23 ड्रॉ हुए हैं। ड्रॉ का कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, ठीक है, ड्रॉ को रहने भी दें ना भी लिखें। 5 मैचेस मैक्सिमम 5 मैचेस विन। अब स्कोर निकाल लेते हैं। अगर 21 स्कोर है तो इसका मतलब इसने सातों के सातों मैचेस जीते हैं, तो 7 तो मैचेस विनिंग है ही नहीं, इसका मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता। दिस इज द रॉन्ग आंसर 21। नेक्स्ट पे जाते हैं। 19 का मतलब 6 मैचेस जो है वो जीते हैं, यानी 3 6 18 और 1 मैचेस ड्रॉ हुआ है, तो 7 हो गया टोटल। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि विनिंग मैचेस हैं ही 5। 18 का मतलब 6 के 6 जीते हैं और 1 लॉस किया है, इसका मतलब 18 भी नहीं हो सकता क्योंकि विनिंग मैचेस 5 हैं। 17 का मतलब 5 मैच विन किए हैं और 2 ड्रॉ हुए हैं, ये भी हो सकता है। और 16 को चेक कर लेते हैं, 5 मैचेस विन हुए हैं और 1 ड्रॉ हुआ है, 1 लॉस हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस आपको 7 पूरे करने हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है कि 16 छोटा है, 17 बड़ा है। नंबर ऑफ विनिंग दोनों के 5 आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ ड्रॉ मैचेस जो है इसके 2 है, इसके 1 है, और 17 बिगर है 16 से, तो उसका मतलब 17 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही मजे का सवाल है। अब पायरेट्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मुझे बड़े मजे के लगते हैं पायरेट्स वाले। A group of pirates divided 200 gold coins and 600 silver coins between them. Each officer को कितना मिला है, received 5 gold and 10 silver, और सेलर को कितना मिला है 3 gold and 8 silver, और कैबिन बॉय को कितना मिला है 1 gold and 6 silver। वो कहते हैं हाउ मेनी पायरेट्स आर देयर। तो भाई आप इन सब जितने आपके कॉइन्स हैं ना, गोल्ड और सिल्वर जो बटे हैं, उनकी आप टोटल कर ले रेशोज को, ठीक है, यानी रेशोज कहूँ या क्या कहूँ, आप उनको टोटल कर लें और देख लें कि वो किसके टेबल में आ रहा है, ठीक है, वो किसका मल्टीपल है। तो वो आपके पास बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर मैं रेशोज निकालूं, टोटल को छोड़ दे 200:600, तो वो हमारे काम की नहीं है। अगर मैं इसको 1:3 लिखूं, वो हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये वाला कर रहे हैं ना। तो अगर 5 गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में 10 सिल्वर मिल रहे हैं, यानी हमारी रेशो हो गई 1:2। सिंपलेस्ट रेशो पे जाना है। अगर 3 गोल्ड मिल रहे हैं तो उसके भी हाफ पर आपको जो सिल्वर है वो 8 मिल रहे हैं, तो उसको तो आप मजीद कर ही नहीं सकते ना, सिंपल। तो वो 3:8 आ गया ये मेरा, एक मिनट, 3:8 आ गया, ठीक है। अब अगर 1 आपको मिल रहा है गोल्ड, तो आपके उसको कैबिन बॉय को 6 सिल्वर मिल रहे हैं, इसको भी आप मजीद सिंपल वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आपने कर दिया 1:6। अब इस सब रेशोज को आप टोटल कर लें गोल्ड की। 1, 3 और 1 कितना टोटल हो गया 5, और 2, 8 और 6 कितना टोटल हो गया 16। अब आपकी मर्जी है, आप 5, 16 और 80 कर लें, या आप ये चेक कर लें कि 5 और 16 किसका मल्टीपल है, कौन सा ऐसा नंबर है यहाँ पर जिसमें 5 और 16 दोनों उसके मल्टीपल हो। 50 का तो 16 मल्टीपल है ही नहीं, 60 का भी 16 मल्टीपल नहीं है, 5 बेशक है, 72 का मल्टीपल 5 नहीं है। 80 एक ऐसा नंबर है जिसका 5 भी मल्टीपल है और 16 भी है, ठीक है। तो 80 इज द राइट आंसर। 90 को भी चेक कर लें, 5 90 का मल्टीपल है बट 16 नहीं है, सो 80 इज द राइट आंसर, ठीक है।
इसको डिस्कार्ड करते हैं, चेंजेस को नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल सा है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ a 2x2 cube have one of the 3 shapes on them। उसमें से कोई सी 3 shapes है, या तो सर्कल है, ये देख लें, या तो x बना हुआ है, या एक स्क्वायर बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं द शेप्स आर ईदर, ये तो बता दिया मैंने आपको, ये है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एनी 2 स्क्वायर्स दैट शेयर अ कॉमन एज, जो भी कॉमन साइड यानी एज कह लें या साइड कह लें, हैव डिफरेंट शेप्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपके एज के साथ लगेगी वो डिफरेंट शेप बनाएगी, और यही सारा मसला है। तो वो कह रहे हैं कि पिक्चर शो वन सच पॉसिबिलिटी, आपको 3 साइड्स की पॉसिबिलिटी 3 फेसेस की दिखा के 1 पॉसिबिलिटी बता दी है। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन सच अ क्यूब। ऐसे क्यूब पर कौन सी शेप्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एज यूजुअल अपना पेन एक्टिव करते हैं। हमें कंडीशन ये दी है भाई, हमें ये नहीं बताया कि आप पीछे वाले क्यूब्स को देख लें। अगर हमने पीछे वाले क्यूब्स को भी वो कहते हैं ना कि सेम है, तो हम क्या करते, हम ये स्क्वायर्स को भी ऐड करके डबल कर लेते, हम एक्स को भी ऐड करके डबल कर लेते, हम सर्कल को भी ऐड करके डबल कर लेते। लेकिन मसला यही है कि हमें उन्होंने कहा है कि अगर ये एक स्क्वायर है तो इसके पीछे या तो एक्स होगा या सर्कल होगा। अगर ये एक्स है तो इसके पीछे या तो एक स्क्वायर होगा या एक सर्कल होगा। अब इसी तरह से इसकी ये एक्स है तो इसके पीछे या सर्कल होगा या स्क्वायर होगा। हमें पता ही नहीं क्या होगा, हमें तो बस बता दिया कि डिफरेंट शेप होगी। भाई हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है इसको जज करने का। यहाँ पर आप देख लें, आप करके देख लें, ये होना ही नहीं है, किसी भी तरह नहीं होना, ठीक है। तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। नन ऑफ द प्रीवियस, ठीक हो गया, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी बहुत मजे का है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ आवर सिटी ऑलवेज स्पीक बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चन। मीन्स ऑफ क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस 2 टाइप्स के इनहेबिटेंट्स हैं, या तो पॉजिटिव हैं या नीदर हैं, ठीक है। और ऑलवेज या तो पॉजिटिव हैं जस्ट, या फिर ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस फॉर विच द आंसर इज यस, ठीक है। पॉजिटिव इनहेबिटेंट्स वो हैं जो कि हमेशा वो सवाल पूछेंगे जिसका आंसर यस है, ठीक है। और नेगेटिव इनहेबिटेंट्स वो हैं जो वो सवाल पूछेंगे जिसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नो, ठीक है। तो आसान है। अब वो कह रहे हैं आई मेट एल्बर्ट एंड बर्टा। अब मैं एल्बर्ट और बर्टा से मिला हूं, या मैं एल्बर्ट और बर्टा से मिली हूं, ठीक है। मैं वहां का इनहेबिटेंट नहीं हूं, और बर्टा ने मुझसे एक सवाल पूछा है। वो पूछ रही है आर एल्बर्ट एंड आई बोथ नेगेटिव, क्या मैं और एल्बर्ट बोथ नेगेटिव हैं। बहुत मजे का सवाल है। विच टाइप ऑफ इनहेबिटेंट्स आर एल्बर्ट एंड बर्टा, आपने बताना है एल्बर्ट और बर्टा जो है वो किस टाइप के इनहेबिटेंट है। तो अब 2 ही बातें हैं, बल्कि 4 ही बातें हैं। 5वीं बात तो यही है कि हम बता ही नहीं सकते। 4 बातें ये कहती हैं कि बर्टा भी पॉजिटिव है, एल्बर्ट भी पॉजिटिव है। दूसरी बात ये कहती है कि बर्टा भी नेगेटिव है और एल्बर्ट भी नेगेटिव है। और तीसरी बात ये कहती है कि बर्टा पॉजिटिव, एल्बर्ट नेगेटिव, और एल्बर्ट पॉजिटिव और बर्टा नेगेटिव। अब कैसे पता चले। लेट्स सपोज हम दोनों को पॉजिटिव ले लें। करने के और भी बहुत सारे जजमेंट के तरीके हैं, आप चाहें तो जिस तरीके से मर्जी कर लें। अगर मैं कहूँ बोथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि बर्टा के जो है आंसर हमेशा, अगर बोथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर यस में आना चाहिए। और क्वेश्चन क्या है कि आर एल्बर्ट आई बोथ नेगेटिव। अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस में आ गया तभी बर्टा पॉजिटिव होगी ना। तो फिर ये दोनों पॉजिटिव तो ना रहे, ये तो कह रहे हैं हम नेगेटिव हैं, तो ये तो कॉन्ट्रेरी हो गया। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बोथ आर नेगेटिव। अच्छा, अब अगर बोथ आर नेगेटिव तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए नो, ठीक है। अब बर्टा जो है नेगेटिव है तो क्वेश्चन का आंसर हर हाल में नो आना चाहिए। लेकिन वो ये पूछ रही है क्या तुम नेगेटिव हो, और इसका आंसर अगर नो है तो इसका मतलब कि एल्बर्ट तो पॉजिटिव है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या होगा, यानी बोथ पॉजिटिव भी नहीं है और बोथ नेगेटिव भी नहीं है। अब अगर फर्स्ट कर लेते हैं, हम थर्ड ऑप्शन को ले लेते हैं कि एल्बर्ट पॉजिटिव है और बर्टा नेगेटिव है, यानी बर्टा नेगेटिव है तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए नो, ठीक है। जब भी तो बर्टा नेगेटिव होगी। तो अब एल्बर्ट अगर नेगेटिव होता तो वो यस करता, वो नो तो ना करता। उसने नो किया, इसका मतलब एल्बर्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी वो यस कह रहा है, यानी वो यस नहीं कह रहा, वो नो कह रहा है, तो वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारी बर्टा जो है वो नेगेटिव है और एल्बर्ट हमारा पॉजिटिव है। दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आप आखिरी ऑप्शन के लिए भी इसको चेक कर लें, डी के लिए भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अगर फर्ज कर लें कि एल्बर्ट नेगेटिव है और बर्टा पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आना है। बर्टा पॉजिटिव है तो इस क्वेश्चन का जवाब आना है यस, ठीक है।
अगर इस क्वेश्चन का जवाब यस आता है तो उसका मतलब बर्टा पॉजिटिव है, अल्बर्ट क्या है, एल्बर्ट नेगेटिव है। वो अपने आप को कह रहा है कि यस मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन भाई इसमें जस्ट एल्बर्ट तो नहीं है, आई भी तो है, मैं भी तो हूँ, मेरा तो इसका इस शहर से ताल्लुक ही नहीं है, मैं नेगेटिव क्यों हूँ भाई। ठीक है, सो द आंसर इज सी। ओके, जब हमने इसको जज कर लिया तो ई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं रहा कि हम कैसे कहें कि हम इसको जज नहीं कर सकते। हमने इस क्वेश्चन को जज भी कर लिया और इसका आंसर भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं। ये भी बहुत आसान है। ग्रॉसर के पास 12 डिफरेंट इंटीजर वेट्स हैं। इंटीजर का मतलब मैं बार बार बताती हूँ, होल नंबर में है वेट्स, होल नंबर में है, यानी कोई अपॉन में या डेसिमल में नहीं है। अब उसके पास जो वेट हैं 12 वेट्स हैं और वो 1 kg से लेकर 12 तक हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 हमारे पास वेट हैं। अब शी स्प्लिट्स देम इनटू 3 ग्रुप्स, उसने 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया। हर ग्रुप में कितने वेट्स हैं, 4 वेट्स ईच। द टोटल वेट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज 41, ये लिखा हुआ है, और जो नेक्स्ट ग्रुप का वेट है वो है 26। अब सवाल क्या कर रहे हैं, सवाल वो ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स इज इन द सेम ग्रुप। ये जो नीचे हमें ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ग्रुप उस ग्रुप में आएगा जिसमें हमारे पास 9 kg का वेट पड़ा हुआ है। तो जाहिर ही बात है 9 kg का वेट या तो ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में नहीं है, क्योंकि अगर ग्रुप सी में होता तो वो हमें ग्रुप सी भी बना के देते। ठीक है, हमने जस्ट इन दोनों के वेट्स निकालने हैं। तो पहला ग्रुप हमें ये कहता है कि मेरा वेट है 41, तो हमारे पास 1 से लेकर 12 तक है, तो 41 है तो बड़े बड़े ही होंगे। अगर मैं 12, 11 और 10 और 9 को ऐड करूं तो क्या टोटल आएगा, 11 और 9 20 और ये हमारे पास टोटल आएगा 42। लेकिन हमारा वेट है 41, तो मुझे एक वेट कम करना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ 9 की जगह 8 ले लेती हूँ। अब मैं इसको टोटल करूंगी तो आंसर आ गया 41। इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो है ना मेरा 41 वाला, इन 4 वेट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब इसको ना भी करते तो हो जाता, ठीक है, लेकिन अब 26 के लिए इसको करना जरूरी था। अब अगले ग्रुप में हमारे पास 26 है, 11 वेट, 12 वेट, 10 वेट और 8 वेट मैं यूज कर सकती हूँ। मैं 9 से शुरू करती हूँ। ठीक है, 9 प्लस 7 ही बचाना, पीछे 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। और 16 में अगर मैं 6 प्लस करूं तो कितने हो गए, 16 और 6 22, और 22 में मैं 4 प्लस कर देती हूँ तो कितने आ गए, 26 पूरे हो गए ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने वेट्स की तादाद बना ली। अब उनका सवाल ये था कि बताएं 9 kg वेट जिसमें आ रहा है उसमें आपके इन ऑप्शंस में से कौन सा वेट भी ऐड होगा। तो पहले में तो 9 बिल्कुल नहीं आ रहा है, दूसरे में 9 आ रहा है। ठीक है, आपके 26 वाले ग्रुप में 9 आ रहा है ना, तो 9 वाले में कौन सा आपका वेट इंक्लूड होगा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यस, लेट मी चेक, गड़बड़ की है कि नहीं की। 3, 8, 5, 10 और 7, यस 7 kg। ठीक है, तो 7 आपका पास इंक्लूड होगा। द राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं सवाल को चेंज करूं, अगर मैं 26 को कर लूं, लेट चेक करके देखते हैं, एंजॉय होगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 26 हमारे पास आ रहा है, मैं जो हूं 9 को लूं ही ना, मैं 9 को लूं ही ना, लेकिन फिर भी नहीं, मसला हो जाएगा, 9 को लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही किया। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 kg। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है लेंथ ऑफ द डायगोनल, पहले मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं। वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी एंड ई एफ जी बी आर 7 and 10 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें डायगोनल की लेंथ दी गई है। द पॉइंट पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। अगर इंटरसेक्शन है तो उसका मतलब है डायगोनल का हाफ है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एफ पी डी। पहली नजर में ये सवाल बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, इसके लिए आप सबके फोन को जो है वो पोर्ट्रेट लॉक पर होना चाहिए। लेट मी चेक कि मेरा फोन पोर्ट्रेट लॉक पर है। वेट, यस, ओके। अब मैं पेन एक्टिव करती हूँ, पेन एक्टिव करते हैं। आपको पता है ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है, ऑफ कोर्स हर जगह 1/2 BH है। 1/2 का तो मसला नहीं है, बेस और हाइट। अब आप हर तरफ से इस ट्राइंगल को ले रहे हैं कि कहाँ से आप इसकी बेस और हाइट आराम से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इस ट्राइंगल को ऐसे देखती हूँ कि ये बेस है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इस साइड की लेंथ निकाल सकूं, नो आइडिया।
ठीक है, जब मैं इसको बेस ले ही नहीं सकती तो मेरे लिए तो काम ही खत्म हो गया, मैंने इसको बेस लेना ही नहीं है। अब मैं इस ट्रायंगल को ऐसे देखती हूँ, उल्टा देखती हूँ कि मैं कहती हूँ दिस साइड इज बेस, ऐसे देख लेती हूँ। ठीक है, अगर ये बेस है तो इस साइड की लेंथ निकालने का भी मेरे पास कोई तरीका नहीं है ना, फारिग लेंथ है ये, मैं बेकार है। अगर मैं कहती हूँ कि ये बेस है तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये इसका मिड पॉइंट है, इस डायगोनल का, ये एक डायगोनल है जिसकी लेंथ 7 है और ये इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब हो गया कि मेरी बेस हो गई 3.5। समझ में आई बात? सिंपल। अब हाइट यानी 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस हो गई 3.5, तो हाइट कितनी हो गई? हाइट कैसे निकलेगी? हाइट क्या होती है? हाइट ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा बताते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो भाई वो परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करना है? वो परपेंडिकुलर याद रखें बेस पे ड्रॉ करना है। पहले आप इसकी बेस को एक्सटेंड कर दें, ये बेस एक्सटेंड हो गई तो आपने इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एग्जैक्टली डायगोनल जो है बड़े स्क्वायर का डायगोनल इसकी हाइट होगी, तो बड़े स्क्वायर का डायगोनल हमें 10 पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 लगाएं और आप अपना आंसर निकालें। ठीक है, तो 1/2 को जब आप 3.5 से डिवाइड कर लें तो 1.75 आ जाएगा, या आप इस 2 को 10 पे काट लें तो ये 5 आ जाएगा। 5 को आप 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 17.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस में मौजूद है। कौन सा ऑप्शन है जी? ई। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी